Good evening, everyone. I am Dr. Nupur Gupta, practicing gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram, and at Well Women Clinic. Today, we are going to discuss that what hormonal imbalance means to women. That means your hormones and your health. No one wants to be a slave to their hormones, but how do you know if they are out of sync in your body, and what can you do to restore the balance? So, hormone imbalance may be a blame for a range of unwanted symptoms that you might encounter, which may be in the form of fatigue है, weight gain है, low mood है, या itchy skin है. There can be many reasons. तो ये hormones क्या हैं? They are chemicals that are produced by glands in the endocrine system और आपके blood stream में release हो जाते हैं. An imbalance occurs जबकि ये बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है. Your hormones are important for regulating so many different processes in the body, जैसे कि हमारी appetite, metabolism, sleep cycle, reproductive cycle, sexual function, body temperature and mood. No surprise then that even the slightest imbalance can have a noticeable effect in our health and well-being. तो थोड़ा भी imbalance से हमें बहुत से changes देखने को मिलते हैं. जो level of hormones हैं, they fluctuate at various life stages in a woman's cycle, which we will discuss today. They can also be affected by lifestyle and certain medical conditions that women might have. तो क्या important है कि हम इसका checkup कराएं by a qualified health professional, which is your gynecologist, ताकि आपको appropriate treatment मिले, either in the form of some medication या फिर complementary therapy या lifestyle change, so that we are able to restore the balance and good health. तो इसी डिस्कशन को आगे ले जाते हुए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर प्रीति रहेजा. Good evening, everyone. Good evening, Dr. Welcome, Dr. Preeti. Dr. Preeti is a senior consultant obstetrician and gynecologist at Spring Meadows Hospital in east of Kailash, New Delhi. तो डॉक्टर प्रीति, जब हम विमेन के हार्मोन्स की बात करते हैं तो नेचुरली कब ऐसा टाइम है जब हार्मोन में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं ड्यूरिंग देयर स्टेजेस ऑफ लाइफ? तो नॉर्मली फीमेल्स में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें नेचुरली हार्मोनल चेंजेस हैपन होने लगते हैं. जो उनके इनिशियल लेवल्स होते हैं उनमें बदलाव आने लगते हैं और उसकी वजह से फीमेल में अलग अलग चेंजेस होते हैं. सो फर्स्ट नेचुरल माइलस्टोन जो होता है फीमेल जिसमें हार्मोन चेंजेस आते हैं, दैट इज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में देयर इज साइक्लिकल सिक्रीशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स नेचुरली अपना उनका प्यूबर्टी में. हाँ डॉक्टर प्रीति बताइए. हाँ जी. तो उनके चेंजेस जो आते हैं उसकी वजह से फिजिकल मेंटल चेंजेस अपीयर होने लगते हैं. उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें अगेन देयर आर साइक्लिकल चेंजेस व्हिच ब्रिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देयर विद द रिजल्ट ऑफ व्हिच ओव्यूलेशन हैपेंस एंड मेंस्ट्रुएशन हैपेंस. दिस इज अगेन अ नेचुरल hormonal changes happening. The third important stage happens of hormonal lot of hormonal cyclical development happens at the time of pregnancy. Pregnancy में कुछ hormones increase होते हैं जिनकी जो बहुत ही important है एक फीमेल के लिए conceive करने में, pregnancy continue करने में and eventually childbirth में. चाइल्ड के बाद भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. कई हार्मोन्स अगेन इंक्रीज डिक्रीज होते हैं टू सो दैट लैक्टेशन इफेक्टिवली हो पाए. और एक फोर्थ मेजर माइलस्टोन जो एक फीमेल के लाइफ में होता है, दैट इज द मेनोपॉजल फेज. तो फीमेल में मेनोपॉज आने से पहले जो हम प्री मेनोपॉजल फेज होता है उसमें से ही हार्मोनल चेंजेस नेचुरली स्टार्ट हो जाते हैं जिनकी वजह से इवेंचुअली मेनोपॉज आता है और फिर पोस्ट मेनोपॉजल फेज आता है. सो दीस आर द फोर मेजर naturally occurring hormonal changes which happen in female. तो डॉक्टर प्रीति, जैसे कि हर लाइफ स्टेज ऑफ वुमन में फ्रॉम मीनार टू मीनोपॉज आपने बताया कि हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं.
तो इनसे इनसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, और जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं तो हम बहुत से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। तो आप बताइए कि प्यूबर्टी के टाइम जबकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं फॉर अ फीमेल, जो कि होता है फ्रॉम 8 इयर्स या 9 इयर्स ऑनवर्ड्स, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो उस टाइम पर अगर इम्बैलेंस हो तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें और क्या क्या सिम्टम्स देखे जा सकते हैं? जैसे नॉर्मल प्यूबर्टी, जैसे हम बोलेंगे कि इज अ फिजियोलॉजिकल माइलस्टोन जिसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब उसी में कैसे पता करा जाए कि आपको कैसे डिटेक्ट हो कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल हार्मोन्स की तरफ जा रहा है। सो मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स इन द प्यूबर्टी एज ग्रुप और द यंग टीनेज एज ग्रुप जो हमारे पास आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, उनमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, दे से दैट देयर इज अ irregularity or disturbance in my menstrual cycle. So irregularity is in terms of the days of the gap between the two cycles. So ideally the gap is 21 or anywhere between 21 to 35 days. If it is less than 21 days or it is exceeding 35 days and it is persistent, then 1 or 2 episode is should be not a major cause of concern. But if it is happening regularly, then we need to see a gynecologist, and definitely it is a sign of an hormonal imbalance. Apart from that, some patients will say कि मेरी cycles पहले मतलब बहुत ही shorten हो गई हैं और जब periods आते हैं तो बहुत scanty आते हैं, and on the other side they can be prolonged or heavy. So कुछ भी इनमें से any deviation है तो that should be considered as a sign of hormonal imbalance. Another common problem with which the girls come to us, young girls come to us, is the appearance of chronic acne. So acne, facial skin में there are a lot of glands which secrete which have secretions, and उनका जो regulation है वो hormones पे dependent होता है. हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उन ग्लैंड से एक्सेसिव सिक्रीशंस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो ओपनिंग्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक्ने होने लग जाते हैं. तो टिपिकली पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं नॉट ओनली एक्ने ऑन फेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस, बट एक्ने ऑन अपर आर्म एंड और ऑन बैक आल्सो सिग्निफाई हार्मोनल इम्बैलेंस. The third commonest, not very common, but yes, definitely is a sign of hormonal imbalance is hirsutism, जिसको हम male pattern of hair growth कह सकते हैं in females. Again, hormonal imbalance की वजह से females में male pattern of growth like facial hair growth, thick appearance of thick hair on face signifies that there can be a hormonal imbalance. Other complaint which is also very common is weight gain. So talking about weight gain, patients would complain कि मेरा suddenly in a span of 4 to 6 months, in spite of eating healthy food, in spite of having a regular exercise, my weight has gone about 6-7 kgs, which is again a very common problem in hormonal imbalance. Apart from that, mood swings हो सकते हैं, disturbance in sleep patterns हो सकते हैं, which is also a sign. तो मतलब प्यूबर्टी पे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं. कई बार अगर साइकिल डिलेड है या फिर शुरू में इरेगुलर साइकिल है तो उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल डिले भी होता है. पर अगर 15 साल तक पीरियड्स नहीं आए, अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ना हो, या फिर पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है वो बहुत लंबे टाइम तक लास्ट करती है, और साथ में जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया कि और वो अदर हार्मोन इम्बैलेंस के फीचर्स भी दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्ने, थोड़ा बहुत एक्ने तो यंग एज में कॉमन होता है. इनफैक्ट अप टू रिप्रोडक्टिव एज ऑल्सो एक्ने वी सी क्वाइट ऑफन. पर साथ में वजन बढ़ना, बाल हेयर लॉस होना, या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, कई बार डार्कनिंग ऑफ स्किन भी दिखाई देती है. तो डॉक्टर प्रीति, जब रिप्रोडक्टिव एज में विमेन आ जाती हैं बिटवीन 22 में भी
लेट 30s, तो उनमें क्या क्या सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से जो उन्हें पता होने चाहिए? अब हम रिप्रोडक्टिव अगर एज ग्रुप की बात करें तो उनमें जो प्यूबर्टी पे चेंजेस आए थे, डिस्टर्बेंस हार्मोनल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और वेट गेन, वो फीचर्स के साथ साथ मेन जो हमें कंसर्न होता है और जिस कंसर्न के साथ गर्ल्स हमारे पास आती हैं वो है इनफर्टिलिटी। सो मेन फोकस जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में यही होता है कि पेशेंट्स अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो डेफिनेटली हमें उनकी अगर साइकिल्स भी रेगुलर है और उनको और कोई फीचर नहीं हो रहा है बट फिर भी नहीं कंसीव कर पा रही है तो डेफिनेटली हमें ये सबसे पहले डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे कॉमन और एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं हेयर लॉस, इजी फटीगेबिलिटी एंड ऑल्सो इनमें लॉस ऑफ लिबिडो भी देखा जाता है बिकॉज ऑफ लैक इम्बैलेंस इन हार्मोन्स। तो डॉक्टर प्रीति, अदर देन फर्टिलिटी इश्यूज कई बार इस एज ग्रुप में बहुत प्रेशर होते हैं, जैसे कैरियर का स्ट्रेस है या वर्क लाइफ बैलेंस है, तो उसकी वजह से कई बार मूड स्विंग्स भी देखे गए हैं। एंड लॉट ऑफ टाइम्स कई बार उल्टा भी होता है कि हम अपने मूड स्विंग का ब्लेम हार्मोन पे दे देते हैं, बट it is not always that hormones are to be blamed. We have to still look for what is the imbalance or what is the problem that is causing this. तो डॉक्टर प्रीति, हम नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में आते हैं जब रिप्रोडक्टिव एज में वंस दे आर मैरिड, प्लान अ फैमिली, तो प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जहाँ पर भी हमने बहुत हार्मोन इम्बैलेंस फेस किया है। एंड स्पेशली ऑल्सो फॉर लैक्टेटिंग या ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस बहुत देखे गए हैं। और हम ये भी सिखाते हैं दैट हाउ टू कोप अप ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, और कैसे इस टाइम को स्मूथली वो निकाल पाएं। बट यू कैन पॉइंट आउट फ्यू फीचर्स जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हम देखते हैं बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस। इंटायर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग में हार्मोन्स का एक साइक्लिकल फैशन में सिक्रीट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट इफ देर इज अ लैक ऑफ सम हार्मोन और एक्सेस ऑफ सम हार्मोन, देर इज अ काइंड ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ऐसे पेशेंट्स में अक्सर मेन जो फीचर्स है कि कईयों में मिसकैरेजेस होने के चांसेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। उनके अगर जो लेस सिवियर केसेस, लेस सिवियर उनमें देखें तो फेशियल डार्कनिंग, स्किन डार्कनिंग फेस की, जिसको हम मेलेस्मा कहते हैं, वो कॉमन होता है। ओवरऑल बॉडी डार्कनिंग भी हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको एक्सेसिव फटीग फीलिंग होने के चांसेस होते हैं। सो ये कॉमन है। और जिनमें जैसे अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनकी फीड में फीडिंग इश्यूज हो सकते हैं, उनकी फीड स्कैंटी हो सकता है और या फिर नो फीड हो सकता है। कुछ पेशेंट्स के में किसी भी फेज में, इवन प्यूबर्टी में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्रेस्ट में लम्प्स हो सकते हैं विच आर यूजुअली पेनफुल लम्प्स, और वो भी एक इंडिकेटर फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। और बहुत बार जब हम मूड स्विंग्स देखते हैं तो मूड स्विंग्स भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो इम्बैलेंस है, या कई बार जो एक केमिकल रिलीज होता है ब्रेन से जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो मूड को बूस्ट करता है या इफेक्टिव वो करता है, जिसका फ्लक्चुएशन हो जाता है, जो कि बहुत सारी लेडीज में हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ PMS, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। तो ये भी एक हार्मोन इम्बैलेंस का ही फीचर है कि जब हम कभी डिप्रेस्ड फील करते हैं आइदर बिफोर मेंसेस और ड्यूरिंग मेंसेस, ये वाला जो टाइम है इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर प्रीति, नेक्स्ट जो जैसे कि आपने बताया कि ड्यूरिंग मेंसेस एंड प्री मेंस्ट्रुअल टाइम मूड स्विंग्स होते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, इनसोम्निया जिसको हम कहते हैं, और ब्रेस्ट में भी चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, बेस्ट टाइम टू डू इज आफ्टर योर पीरियड्स आर ओवर, क्योंकि इस टाइम में ब्रेस्ट में भी चेंजेस फील होते हैं।
अब जो लास्ट फेज ऑफ लाइफ है जिसका पेरी मीनोपॉज, मीनोपॉज या पोस्ट मीनोपॉज का टाइम है, जिसमें काफ़ी लोग एंड काफ़ी लेडीज स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं कि हमें मीनोपॉज शुरू हो रहा है। तो मीनोपॉज में ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? यूजुअली ये मेनोपॉज एक बहुत मेजर माइलस्टोन है एक फीमेल के लिए, और इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। बेसिकली ओवरीज जो है वो फंक्शन उनका डिक्रीज होने लगता है, तो उसकी वजह से हार्मोन्स कुछ डिक्रीज होते हैं और कुछ साथ में इंक्रीज होते हैं। तो मेजर जो चेंजेस होते हैं कि कई बार फीमेल सोचती है कि नहीं मेरा मेनोपॉज आ रहा है, तो ये सिम्टम्स नेचुरल हैं, बट अगेन if they are experiencing very major change in their menstrual cycle, that if they're experiencing very heavy flow or any kind of discharges, vaginal discharges, then they should definitely seek help from the doctor. Apart from that, जो changes which are part and parcel of menopause जो hormones की वजह से हो रहे होते हैं, वो उनको experience होते हैं vaginal dryness, hot flushes, again mood swings, major mood swings, and sleep disturbances. वो बहुत कई पेशेंट डेबिलिटेटिंग हो जाते हैं, तो उसके लिए उसको it is always important to seek help and not just neglect these problems. Apart from that, कई patients को osteoporosis, headache and skin issues start हो जाते हैं। बट मेजर है जिसके लिए डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए, वो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको हैवी प्रोलॉन्ग साइकिल्स कंटिन्यूड हैं, आपको मेजर मूड स्विंग्स, हॉट फ्लशेस जो आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। एक्सेसिव डार्कनिंग ऑफ स्किन हो रही है, तो हमें कोई और अंडरलाइन मेजर कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। तो जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंस आपने बताया, या जो हॉट फ्लशेज होते हैं, जो नाइट स्वेट्स होते हैं, तो बहुत बार मीनोपॉज के टाइम में ये ईस्ट्रोजन की मात्रा की जो कमी हो जाती है, उसकी वजह से उसी की वजह से हम ज़्यादा देखते हैं, और इसी के कारण जो बहुत सारे कई बार मेमोरी लॉस होने लगती है, हमें लगता है कि हम तो कुछ हमें याद ही नहीं रहता है ना। हाँ, तो इसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स कई बार चेंज होते हैं और तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं ब्रेन के जो कि चेंज होते हैं। अटेंशन प्रॉब्लम, कभी कभी मेमोरी प्रॉब्लम्स भी मीनोपॉज में देखने को मिलती हैं। और इस उम्र में हमें ज़रूर अपना थायराइड टेस्ट करते रहना चाहिए फॉर एनी वुमन आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज। अगर हम ईयरली एक बार थायराइड का हार्मोन टेस्ट कर लें तो अच्छा रहता है। और इस एज में एक और प्रॉब्लम जो हम क्वाइट ऑफ्टन देखते हैं वो है जो वेट गेन है वो एब्डोमेन पे होने लगता है। जो बेली, जो हमारी बेली है वहाँ पे वेट गेन होने लगता है। कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज या ब्लोटिंग, डायरिया, स्टमक पेन, नॉजिया, कभी कभी फटीग भी कॉमनली बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जिसके हालांकि बहुत सारे रीजन है, फ्रॉम एनीमिया टू थायराइड टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी। बट यस, सिंपल ब्लड टेस्ट से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जो डिप्रेशन का सिम्टम है ये तो हर उम्र में कॉमन है, चाहे वो प्यूबर्टी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से हो या फिर प्रेगनेंसी में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी जो मीनोपॉज के टाइम होती है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं जैसे सेरोटोनिन है जो कि मूड को एलिवेट करता है, उसमें फ्लक्चुएशन होने लगता है। तो कई बार ये नॉर्मल भी होता है, पर जैसे कि वेट गेन की टेंडेंसी है, वेट गेन की टेंडेंसी भी हमें मीनोपॉज के टाइम ही ज़्यादा फील होती है। तो ईस्ट्रोजन का जो डिप होता है इसकी वजह से एक हार्मोन होता है लेप्टिन, तो वो लेप्टिन हार्मोन में चेंजेस आते हैं जो कि फूड को रेगुलेट करता है। तो जब लेप्टिन हार्मोन बदलता है तो वजन बढ़ने की भी टेंडेंसी हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर प्रीति, इसके बाद हम चलते हैं कि भाई ये वाले जो भी सिम्टम्स हैं इसके लिए आफ्टर बिफोर मीटिंग गायनेकोलॉजिस्ट या फिर इवन व्हेन दे हैव कंसल्टेड देयर गायनी डॉक्टर,
उसके अलावा कुछ तो लाइफस्टाइल मेजर्स ऐसे हो सकते हैं जिससे हमें कोप अप करने के लिए इजी हो जाए और कोप कर पाए और अपनी लाइफ अच्छे से निकाल पाए। तो क्या क्या वो कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक एक करके भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे समय पर कौन सी डाइट लेने से क्या फर्क पड़ता है। तो डाइट का बहुत ही मेजर रोल होता है। ऑब्वियसली ये जो डाइटरी चेंजेस हम करते हैं वो एक दे विल एक्ट एज एन एडजुवेंट टू द ट्रीटमेंट व्हिच योर गायनेकोलॉजिस्ट इज गिविंग यू। एंड फर्स्ट वी विल सी कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो टॉकिंग अबाउट अवॉइडिंग थिंग्स, वी ऑलवेज हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने फूड में रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर्स टोटली कट करें और हाई फाइबर डाइट इंट्रोड्यूस करें अपने फूड में। ऑल्सो स्मोकिंग इज एब्सोल्यूट contraindicated in any kind of a hormonal imbalance. One should avoid smoking if one has hormonal imbalance, and alcohol consumption should be in moderation, and you can discuss it with your doctor that what is the moderation level for you. Then और क्या चीज़ें हमें अपनी डाइट में एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करनी चाहिए। सो प्रोटीन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी हार्मोन्स जो है वो उनका मेन कंपोनेंट जो है वो प्रोटीन्स के थ्रू डिराइव होता है। Good proteins for non-vegetarian people would be from egg, fish, meat or poultry, and for vegetarians soya, paneer and pulses, legumes. These are another very good sources of protein for vegetarians. इनका कंजम्पशन अपनी डाइट में इनका कंजम्पशन बढ़ाने से भी आपको फायदा होगा। एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम दैट गुड फैट्स, सो अवॉइड करने के लिए ट्रांस फैट्स अवॉइड करें और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें जिनमें ये फैट्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, और मूव ओवर टू कंज्यूमिंग मोर ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जो अगेन हमें एग्स में मिलेंगे, नट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स में मिलते हैं, तो और फ्लैक्स सीड्स में मिलते हैं। तो उनका कंजम्पशन आपको इंक्रीज करने से एडवांटेज होता है। So these are some of the major dietary changes which one can make for improving their hormonal imbalance. तो डाइट का एक काफी मेजर रोल है टू मैनेज दीज सिम्टम्स। और अगली चीज जो हम आते हैं, क्या एक्सरसाइज से मदद मिल सकती है? एक्सरसाइज डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकती है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को, एंड वी हैव एक्चुअली सीन पेशेंट्स जिन्होंने एक्सरसाइज करके अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को टू ग्रेट एक्सटेंट इम्प्रूव करा है। रिकमेंडेड जो हमारे रिकमेंडेड है हम लोगों को, जिन्होंने बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे, एंड आई हैव एक्चुअली सीन पेशेंट्स जो एक्सरसाइज करके वेट लॉस करके उन्होंने अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को काफी हद तक ट्रीट करा है। हमने मेडिसिन दी ऑफ कोर्स, बट साथ उन्होंने एक्सरसाइज करी और उनका हार्मोनल इम्बैलेंस क्लियर हो गया। अच्छा। उसके अलावा हार्मोन जो हम जब पेशेंट एक्सरसाइज, फीमेल्स एक्सरसाइज करते हैं तो उनमें ऐसे फील गुड हार्मोन जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं वो सिक्रीट होते हैं, जो उनका ऑलरेडी जो मूड स्विंग्स और डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी होते हैं उसके साइंस को साथ साथ इम्प्रूव करते हैं। दीज आर द मेन थिंग्स व्हिच वी कैन एडवाइस टू द पेशेंट विद हार्मोनल इम्बैलेंस। तो डॉक्टर प्रीति, एक्सरसाइज की अगर आप बात करें तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए फॉर गुड हेल्थ? अपने इंडिविजुअल को अपने हिसाब से आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, बट डेफिनेटली 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज पर वीक इज इनफ फॉर अ पेशेंट हु इज नॉट बीन अ रेगुलर एक्सरसाइज इनटू रेगुलर एक्सरसाइज। उसको डेफिनेटली 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करने से बेनिफिट होता है। अच्छा, तो अगर हमने डाइट और एक्सरसाइज के बारे में बात की, तो व्हाट रोल डज स्लीप हैव? कुछ लोगों को नींद अच्छी नहीं आती या कम सोते हैं, कुछ ज़्यादा भी सोते हैं, पर ऐसे लोग कम हैं। आजकल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और कई बार हार्मोन इम्बैलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
तो स्लीप पैटर्न से कैसे फर्क पड़ता है अपनी लाइफस्टाइल में? जिस बॉडी का एक अपना एक सर्केडियन रिदम होता है, जिससे जैसे जो मॉर्निंग में when you wake up and when you at night when you sleep, तो एक बॉडी का अपना एक सर्केडियन रिदम होता है जो हार्मोन्स के प्रॉपर सिक्रीशन के लिए भी हेल्प करता है. So patients with hormonal imbalance, it is very important for them to have a fixed sleep pattern and according to the day and night of the environment. Because काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास जो रेगुलर नाइट ड्यूटीज करते हैं और जो मॉर्निंग में दिन भर उनको अपने काम की वजह से सोना पड़ता है, उनमें हमने काफ़ी हद तक इनफर्टिलिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस देखे हैं. तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि बॉडी के सर्केडियन रिदम को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी रेगुलर स्लीप पैटर्न अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो सके. हाँ, तो हमने देखा है आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी, टीनेजर्स भी, दे लाइक टू स्टडी एट नाइट या फिर काम भी अपना रात में करना चाहते हैं, बट फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. अगर आप लोग हमारी बात सुन रहे हो तो ये नहीं करना है, बिकॉज दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी एंड इट बिकम्स अ बिग स्ट्रगल. एंड वाई टू टेक अननेसेसरी मेडिकेशन जब हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज से ही इसमें अपनी लाइफ को बदल सकते हैं. तो डॉक्टर प्रीति, जो लोग स्मोक करते हैं या अल्कोहल लेते हैं या रात में जगते हैं और एक्सेसिव कैफीन का इंटेक करते हैं, तो हाउ डज इट अफेक्ट द हार्मोन्स? Definitely studies have shown that the consumption of alcohol, smoking, excessive caffeine have resulted in hormonal imbalance. And जो हमारे पास आजकल बहुत कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस यंग गर्ल्स में देखा जाता है, PCOS में, उनको हम ये ज़रूर एडवाइस करते हैं कि अपने डाइट में मेजर चेंजेस लाएं. बिकॉज उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि मैम हम वेट गेन कर रहे हैं और वेट, तो इट्स अ विशियस साइकिल. जैसे जब वेट गेन होता है तो उनका प्रॉब्लम और बढ़ती है, और प्रॉब्लम बढ़ती है तो वेट गेन होता है, और इट इज़ सच अ रेजिस्टेंट वेट दैट इट डजंट गेट, इट इज़ नॉट लॉस्ट इजीली. सो इन दैट केस ये चेंजेस बनाना उनके लिए, एंड स्मोकिंग ऑब्वियसली एज a major role, and it has been proven to deteriorate the condition of hormonal imbalance. So definitely in सब changes लाने से correction होता है, and we have it has been studied also. A lot of studies have been done on it, and we have also seen in our practice that these things definitely the patient. उसके अलावा एक और चीज़ इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ विटामिन्स हैं जिनका बहुत एसेंशियल रोल होता है हार्मोनल इम्बैलेंस में, जिनको अगर हम सप्लीमेंट करा जाए और हम उन विटामिन्स की जो रिच जो फूड है जो इन विटामिन्स में रिच है, उनके कंजम्पशन से भी हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो सकता है. बट अगर सिवियर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उनके सप्लीमेंट्स लेने से भी इम्प्रूवमेंट आता है डेफिनेटली. सो टू मेंशन विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हार्मोनल इम्बैलेंस में. उसके जो कि हम हर पेशेंट हर स्टेज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन B6 एंड का रोल PMS में और प्री मेनोपॉजल फेज में बहुत अच्छे ज़्यादा देखा गया है. विटामिन E का रोल स्पेशली मेनोपॉजल फेज में काफ़ी देखा गया है. Dr. Preeti, thank you for such an elaborate discussion on hormonal imbalance कि उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं. When is the right time जब हमको अपने गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए, हमें क्या टेस्ट कराने चाहिए, which will be customized based on what is your symptom, आपकी उम्र क्या है, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और आपके लिए हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं, और कैसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो जो कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस जो हम विमेन में देखते हैं वो भी यही है, विच आर रिलेटेड टू द फीमेल हार्मोन्स, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, थायराइड है, प्रोलैक्टिन है. और काफ़ी बार देखा गया है कि
बहुत सारी विमेन या फीमेल्स रेजिस्ट करती हैं कि हमें बिना दवाई का ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अगर इम्बैलेंस ज़्यादा है तो कई बार इरेगुलर पीरियड के लिए या एक्ने के लिए या एक्सेसिव एंड्रोजन्स जब बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर मीनोपॉज में जब बहुत से ऐसे सिम्टम होते हैं, या हार्मोनल एक्ने होता है वो नहीं ठीक हो पाता, तो हमें उसके लिए कई बार मेडिकेशन भी देना पड़ता है। बट दैट इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग, वो तो कुछ टाइम देकर सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मेन थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई एट द राइट टाइम कि क्या प्रॉब्लम है और उसको इग्नोर ना करें, और सही टाइम पर डॉक्टर की सलाह लें। और एक और चीज़ से इस चीज़ से हमें स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। कितनी बार ये एक नेचुरल फिनोमिना है, बट एवरी टाइम वी डोंट ऑल्सो हैव टू ब्लेम हार्मोनल इम्बैलेंस फॉर एनी प्रॉब्लम दैट वी हैव। सो दिस इज, अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो राइट टाइम पे राइट सलाह लें और अपनी एक्सरसाइज करें, डाइट का ध्यान रखें, एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल ना लें, प्रोसेस्ड फूड्स जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया उनका सेवन ना करें, तो बहुत हद तक हम इन चेंजेस को प्रेसिपिटेट होने से रोक सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर प्रीति फॉर एन इलैबोरेट डिस्कशन. Hope to see you sometime soon again. Thank you so much. Thank you.